आइए आज हम स्टडी करेंगे अतिरिक्त प्रश्न। तो कह रहा है मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के नियत विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य की कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है। तेल का घनत्व दे दिया है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बूंद की त्रिज्या का आकलन करना है, जी की वैल्यू दे दिया है और इलेक्ट्रॉन का आवेश दे दिया है। इतनी चीजें हमको दे दिया है। तो सबसे पहले मुलिकन का तेल आयल एक्सपेरिमेंट जो है, तेल बूंद एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो कुछ नहीं, जो बात है वो ये है कि मान लीजिए कोई प्लेट है, ये कोई प्लेट है। इस प्लेट में मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और कोई तेल की बूंद जो है उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए यहाँ तेल की बूंद है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरह से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो प्रतिकर्षण के कारण इस पर ऊपर की ओर एक बल काम करेगा और इसका जो गुरुत्वीय बल है वो नीचे की ओर काम करेगा। तो गुरुत्वीय बल mg नीचे को काम करेगा और ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, बूंद में धन आवेश है, तो प्रतिकर्षित होगी तो एक विद्युत बल ऊपर की ओर काम करेगा। तो ये विद्युत बल अगर इस mg के बराबर हो जाएगा तो बूंद यहीं पर स्थिर हो जाएगी। तो यही हमारा मुलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। तो इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है और दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर हमको कह रहा है कि मुलिकन तेल बूंद प्रयोग में 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के नियत विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य की कोई तेल बूंद रखी गई है। अब ध्यान दीजिए, 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य, इसका मतलब ये 12 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इसका मतलब 12 निगेटिव चार्ज इसमें ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये प्लेट हमारी निगेटिव रही होगी। तो इसको समझिए कि ये प्लेट जो है ये निगेटिव रही होगी। तो निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तब ये बूंद यहाँ पर सधी रह सकती है। तो कह रहा तेल की बूंद का घनत्व कितना है, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। बूंद की त्रिज्या का आकलन करना है, जी की वैल्यू दे दिया, इलेक्ट्रॉन का आवेश दे दिया। तो अब देखिए जो ई है हमारा, ये विद्युत क्षेत्र कह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग अब बनाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। तो एक प्लेट यहाँ पर है इस तरह, एक प्लेट यहाँ पर है इस तरह, और विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं इस तरह चल रही हैं, विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं जो है जा रहे हैं। अब विद्युत बल रेखाओं में मान लीजिए ये माइनस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, माइनस प्लेट है, माइनस है, ये माइनस माइनस प्लेट, और ये प्लस प्लेट हो गई, ये प्लस प्लेट है इस प्रकार से। तो प्लस से माइनस की ओर विद्युत बल रेखाएं जाती हैं। तो इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं जाएंगी, इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। अब कोई निगेटिव 12 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उस बूंद में जो यहाँ पर रखी गई है, ये बूंद रखी गई है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब ये भी ऋणावेशित है। तो ऋण ऋण के बीच प्रतिकर्षण लगेगा तो एक बल ऊपर की ओर काम करेगा, विद्युत बल, और इसका भार जो है mg
वो नीचे की ओर काम करेगा mg। तो mg इस f को बैलेंस अगर कर लेगा तो ये बूंद यहीं पर रुकी रहेगी, कहने का मतलब ये है। तो अब इसको देखते हैं। E इक्वल टू निश्चित यानी स्थिर वैद्युत क्षेत्र कितना दिया है E की वैल्यू, ये विद्युत क्षेत्र जो नीचे को गया है यही E है हमारा। तो इसकी वैल्यू है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऋणात्मक होता है हमको पता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दे दिया है 12, तो n बराबर 12 हो गया। अब देखो, अब इस पर हमको ये पता करना है कि ऊपर की ओर कितना बल लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये ऋण आवेशित प्लेट है और ये ऋण आवेशित बूंद है, तो प्रतिकर्षित करेगी तो कितना बल लगाएगी। तो बल F बराबर होता है QE, बल F बराबर होता है Q इंटू E। इसी को हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू E लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। अब जो Q है या E है जो आवेश है, चाहे E लिखें चाहे Q, तो आवेश कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना होता है, तो 12 इलेक्ट्रॉन पर इसमें 12 का गुणा हो जाएगा। अगर n इलेक्ट्रॉन हो तो इसमें n का गुणा हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या निकल के आ गया, Q इक्वल टू NE, यानी कितना पूरा आवेश है। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 12, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हमारा आ गया 19.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। इतना ऋणात्मक आवेश है इस बूंद पर, इस बूंद पर इतना ऋणात्मक आवेश है। अब देखिए आगे, अब देखिए जब ऋणात्मक आवेश आ गया तो कह रहा है यदि तेल की बूंद पर या फिर E स्थिर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल कितना होगा Fe। यदि तेल की बूंद पर Fe स्थिर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के कारण है, तब क्या होगा Fe। तो F बराबर QE, ये हम लोगों को फार्मूला पता है। तो Fe इक्वल टू हो गया, Q की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं 19.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, और कितना विद्युत क्षेत्र है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। इसको सॉल्व किया, ये 1 हो गई। तो इसके कारण जो विद्युत बल होगा ऊपर की ओर, इसको कौन बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस करेगा गुरुत्वीय बल, जो भार के कारण नीचे की ओर लग रहा है, जैसा हमने चित्र में बताया था। तो ये वैद्युत बल हो गया। अब गुरुत्वीय बल देखते हैं। तो इसके अतिरिक्त माना बूंद पर गुरुत्व के कारण बल Fg कितना होगा। तो Fg इक्वल टू होता है m इंटू जी, यानी गुरुत्वीय बल F बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो mg हो गया। अब गेंद हमारी गोलाकार है, तो गोले का घनत्व कितना होता है, घनत्व यानी डेंसिटी इक्वल टू, डेंसिटी को रो लिखते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे गोले का आयतन का फार्मूला कितना होता है 4/3 पाई r³। तो ये आ गया रो। तो अगर m निकालें तो आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r³। तो वही चीज देखे यहाँ लिख दिया है, रो इंटू 4/3 पाई r³, और g है तो g लिख दिया। अब यहाँ जो रो है हमारा, ये तेल की बूंद का घनत्व है, प्रश्न में दिया गया है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको अगर हम उसमें बदलेंगे किलोग्राम मीटर क्यूब में, तो ये आ जाएगा 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ग्राम में 0.001 किलोग्राम हो जाएगा, और सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 1.26 इंटू ग्राम है, तो इसको किलोग्राम बदलेंगे तो 0.001 हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, अपान
सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो ये ग्राम है, इसका क्यूब हो जाएगा। जब क्यूब हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1.26 इंटू 0.001 अपान यहाँ पर 0.0000001। 3 बार होना है तो 2 अंक बाद दशमलव हो तो 6 अंक बाद हो जाएगा। 1 2 3 4 5 1 6। ठीक है, तो ये कटेगा तो नीचे 10 की घात -3 आ जाएगा। ये अगर कट जाएगा तो 1.26 इंटू ये 3 बार 10 की घात ये -3 है, नीचे 10 की घात -6 हो जाएगा। 10 की घात -3 अपान 10 की घात -6, तो ये आ जाएगा 1.26 इंटू 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कट जाएगा तो नीचे 10 की घात -3 बचेगा, ऊपर जाएगा तो 10 की घात 3 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई। तो ये जी की वैल्यू हमको पता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है। अब आर यहाँ पर बूंद की त्रिज्या है जो क्वेश्चन में हमको दिया गया है। अब समीकरण सेकंड में इन मानों को रखने पर सारी वैल्यू रख देंगे तो एफ जी बराबर आ जाएगा 4/3 पाई। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 1.26 इंटू 10⁻3। ये रो की वैल्यू आई है और आर की वैल्यू अभी नहीं रखा और जी का मान होता है 9.81। तो ये तीसरा समीकरण हमारा बन गया। अब अगर बूंद स्थिर है तो क्या होगा, जो विद्युत बल ऊपर की ओर लग रहा है उतना ही गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लगेगा। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो बूंद वहीं स्थिर रहेगी जैसा हमने चित्र में बनाया था। तो बूंद को स्थिर रखने के लिए वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल बराबर होना चाहिए, इसलिए एफ इक्वल टू एफ जी कर दिया। तो एफ इक्वल टू एफ जी कर दिया। तो एफ इक्वल टू एफ जी हो गया। वैद्युत क्षेत्र से स्थिर वैद्युत बल बराबर तेल की बूंद का भार। तो ये हमारा आ गया स्थिर वैद्युत बल हमने ऊपर निकाला है एफ इक्वल टू, तो उसकी वैल्यू लिख दिया एफ इक्वल टू क्यू ई। तो क्यू का मान कितना आया था, 12 इलेक्ट्रॉनों का गुणा किया गया था 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश में, तो आया था 19.2 गुणे 10 घात -19। और विद्युत क्षेत्र कितना है 2.55 गुणे 10 घात 4। तो बराबर हो गया गुरुत्वीय बल कितना था 4/3 पाई आर क्यूब। रो की वैल्यू 1.26 इंटू 10⁻3 इंटू जी की वैल्यू 9.181। अब इधर से सब इधर ले जाएंगे, आर क्यूब केवल एक तरफ रहेगा तो ये आ जाएगा 19.2 गुणे 2.55 गुणे 10 घात -15 गुणे 3 अपान 4 पाई इंटू 1.26 इंटू 10⁻3 इंटू 9.81। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आर बराबर 9.81 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर। अब ये हमारी बूंद की त्रिज्या आ जाएगी। तो बूंद की त्रिज्या इक्वल टू 9.81 इंटू 10⁻4 मिलीमीटर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिस तरह हमने चित्र बना के बताया तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए चित्र 1.26 में कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए वक्रों में से यानी जो कर्व बनाए गए हैं उनमें से कौन संभावित स्थिर वैद्युत रेखाएं निरूपित नहीं करते। ध्यान दीजिए, नहीं करते। तो नहीं वाले को बताना है, जो नहीं कर रहा है स्थिर वैद्युत बल रेखाएं कौन निरूपित नहीं कर रहा है। तो देखिए इनमें से केवल सी वाला विकल्प हमारा सही है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्रतिकर्षित होंगे तो विद्युत बल रेखाएं दूर की ओर प्रतिकर्षित हो रही हैं। और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं या अरीय होती हैं, अंग्रेजी में कहें रेडियल होती हैं, तो उसी प्रकार देखिए त्रिज्यीय निकल रही। तो सी वाला सही है। ए वाला क्यों गलत है, ए वाला इसलिए गलत है क्योंकि जो धन आवेश है इसके कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर को निकलती हैं त्रिज्यीय,
त्रिज्यीय यानी रेडियली बाहर की ओर निकलती हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एंगल गड़बड़ कर दिया है, एकदम सीधा सीधा बनाना चाहिए तो ये सही होता है। ठीक, और इसमें देखें तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस से माइनस की ओर जाती हैं, तो ये तो सही है इतना। लेकिन अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस से माइनस की ओर जाना चाहिए, लेकिन ये तीर इधर को लगा दिया, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें देखें प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, जब से प्लस से प्लस की ओर ही विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें देखिए विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, मतलब जैसे ऐसे आ रही हैं प्लस से माइनस की ओर, तो ऐसे ही आएंगी, लौटती नहीं नजर आएंगी कि इधर आए इधर लौट जाएं। यहाँ पर देखिए बंद लूप बना दिया है, ऐसे ऐसे घूमेंगी थोड़ा विद्युत बल रेखाएं, जिधर को ऐसे जा रहे हैं तो इधर भी ऐसे ही जाएंगे, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब एक एक को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए ये पहले फिगर के कारण हम लोग देख रहे हैं कि विद्युत बल रेखाएं कैसे होंगी। तो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से या पृष्ठ पर केवल अविलंब आरंभ होती हैं अथवा समाप्त होती हैं, केवल लंबवत होना चाहिए। आरंभ होंगी यानी बाहर को जाएंगी या अंदर को आएंगी। यहाँ पर देखें कोण बन जा रहा है, कोण, इसलिए ये गलत हो गया। 90 डिग्री पर सब होनी चाहिए। अब देखिए दूसरा वाला फिगर देखते हैं, तो दूसरा वाला क्यों गलत है ये हमने बता ही दिया है आपको, इसमें उतना अच्छा नहीं आ रहा है। ये प्लस से माइनस की ओर, ये तो सही है, लेकिन अब ये माइनस से प्लस की ओर आ रही है, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस से प्लस की ओर नहीं आती, प्लस से माइनस की ओर, इसलिए गलत हो गया। वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश से आरंभ होकर धनावेश पर समाप्त नहीं होती हैं, इसलिए गलत हो गया। अतः चित्र बी वैद्युत बल रेखाएं नहीं दर्शाता। चित्र सी, यह चित्र वैद्युत बल रेखाएं दर्शाता है, इसमें बिंदु आवेश लिए गए हैं, तो इसको देख लेते हैं। देखिए प्लस चार्ज है, ये धन चार्ज ये भी है, धन आवेश ये भी है। धन से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, तो देखिए बाहर की ओर निकल रही हैं और त्रिज्यीय निकल रही हैं, रेडियली यानी त्रिज्यीय, जैसे त्रिज्या किसी, जैसे कोई साइकिल का पहिया हो उसकी तीली, उस तरह निकलती हैं। तो देखिए उसी तरह निकल रही हैं, और धन धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए देखिए विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर प्रतिकर्षित हो रही हैं, आपस में मिल नहीं रही, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पर सी पर देखे कह रहा है यह चित्र वैद्युत बल रेखाएं दर्शाता है, इसमें बिंदु आवेश लिए गए। अब डी वाला देखते हैं। डी वाले में देखिए क्या है, ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, और धन आवेश से धन आवेश को ही विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं निकल के, ऐसा कभी नहीं होता। ये धन आवेश से धन आवेश को जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। धन से ऋण आवेश की ओर जाती हैं, धन से धन आवेश को नहीं जाती, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसमें बल रेखाओं को काटते दर्शाया गया है, जो वैद्युत बल रेखाओं का गुण नहीं है। काटते तो जो दिखाया गया है वो ठीक है, ये काट रही है एक दूसरे को, लेकिन ये धन से धन की ओर जा रही है, ये भी गलत है। धन से धन को जा रहे हैं, काटते हुए हैं, वो तो गलत है ही। अगला ही पॉइंट देखते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, अतः यह चित्र गलत है। तो इसको देख लेते हैं। ये विद्युत बल रेखाएं देखिए बंद लूप बना रही हैं, ऐसा नहीं होता। अगर विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है तो इधर से भी ऐसे ही जाएगी, यानी इधर भी तीर का निशान ऐसे ही होगा, जबकि इसमें ऐसे ऐसे घूमने जैसा प्रतीत हो रहा है, जो कि गलत है, यानी बंद लूप नहीं बनाती। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि दिक् स्थान यानी खाली स्थान के किसी क्षेत्र में दिक् स्थान मतलब स्पेस, स्पेस का मतलब खाली जगह।
तो कह रहा है दिक् स्थान यानी खाली जगह के किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र सभी जगह जेड दिशा के अनुदिश है। एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होती हैं, तो विद्युत क्षेत्र किधर है? जेड दिशा में है। परंतु विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत नहीं है। ध्यान दीजिए, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, चेंज हो रही है। इसमें एक समान रूप से जेड दिशा के अनुदिश 10⁵ न्यूटन पर कूलाम प्रति मीटर की दर से वृद्धि हो रही है। यानी विद्युत क्षेत्र जो है एक समान नहीं है, और जेड दिशा की ओर लगातार प्रति मीटर जब हम बढ़ रहे हैं तो 10⁵ न्यूटन पर कूलाम हमारा विद्युत क्षेत्र का मात्रा बढ़ जा रही है। तो कह रहा है वो निकाय जिसका ऋणात्मक जेड दिशा में कुल द्विध्रुव आघूर्ण 10⁻⁷ कूलाम मीटर है के बराबर है, तो कितना बल तथा बलाघूर्ण अनुभव करेगा? तो जेड दिशा में कोई द्विध्रुव है तो वो 10⁻⁷ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का अनुभव कर रहा है, कुल द्विध्रुव आघूर्ण का। तो कह रहा है उस पर कितना बल लगेगा और कितना बलाघूर्ण का अनुभव करेगा। तो ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि जब विद्युत क्षेत्र असमान होता है तो उस पर कोई द्विध्रुव रखी जाती है तो उस पर बल आघूर्ण का अनुभव करता है। वो बल आघूर्ण का और बल दोनों का अनुभव करता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र असमान है तो आगे की ओर बल भी लगेगा, यानी आगे भी बढ़ेगी और घूमेगी भी। तो इस बात को ध्यान देना। तो हमसे पूछ रहा है कि कुल द्विध्रुव आघूर्ण 10⁻⁷ कूलाम मीटर के बराबर है, कुल यानी पूरा। तो कह रहा है कितना बल तथा बलाघूर्ण अनुभव करता है द्विध्रुव, ये हमको बताना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दिया है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम प्रति मीटर की दर से ये बढ़ रहा है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर बना दिया गया है। ये एक्स एक्सिस है, इससे 90 डिग्री पर वाई एक्सिस होगी, और एक्स और वाई दोनों से 90 डिग्री के कोण पर जेड एक्सिस होगी। तो इधर जेड है, इधर जेड डैश है, यानी ये धन जेड एक्सिस है, ये ऋण जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस में विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र का तीर ई लिख करके जेड एक्सिस में दिखा दिया गया है। अब द्विध्रुव जो है उसको इस प्रकार से रखा गया है कि यहाँ पर देखिए प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है। द्विध्रुव के दो ध्रुव होते हैं, दोनों ध्रुवों पर समान परिमाण के परंतु विपरीत चिन्ह के आवेश रखे होते हैं। तो यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है। क्यू क्यू समान है, यानी परिमाण समान है, चिन्ह अलग अलग है, प्लस और माइनस। तो अब देखिए, माना ए एवं बी पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों वाले वैद्युत द्विध्रुव जिसे जेड अक्ष के अनुदिश रखा गया है का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2AQ। ये फार्मूला हमको पता है और यही होता है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निकल का फार्मूला बताया कि P = 2AQ होता है। अब देखिए, इसलिए P ऋण जेड अक्ष की दिशा में कार्य करता है। वैद्युत द्विध्रुव होता है, उसकी दिशा क्या होती है द्विध्रुव आघूर्ण की? माइनस से प्लस की ओर। विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है, उसकी उल्टी दिशा में विद्युत द्विध्रुव का दिशा होती है, तो वो हो जाएगी माइनस से प्लस की ओर। इसीलिए कह रहा है P ऋण जेड अक्ष की दिशा में कार्य करता है। ये देखिए P में ऋण, ये जेड एक्सिस, ये धनात्मक जेड अक्ष है, नीचे ऋणात्मक जेड अक्ष। तो P की दिशा माइनस जेड अक्ष की तरफ दिखा दिया, P लिख दिया, तीर निगेटिव की तरफ दिखा दिया, यानी ऋण जेड अक्ष की तरफ, जिसको जेड डैश माना। आप देखिए, इसलिए जेड अक्ष की दिशा में विस्थापन पी जेड और जेड दिशा के अनुदिश होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये चलेगा तो विद्युत क्षेत्र इधर है तो इसके विपरीत ही चलेगा, तो विस्थापन किधर होगा? माइनस जेड अक्ष की दिशा में, क्योंकि हमारा विद्युत क्षेत्र धन से ऋण दिशा में होता है और द्विध्रुव आघूर्ण ऋण से धन दिशा में, धन से ऋण दिशा में हो, मतलब ऋण दिशा की ओर होता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की ऋण दिशा इधर है, इसको ऐसे समझिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे।
ये देखिए धन है, इधर इधर ऋण है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर हो गई, और द्विध्रुव की दिशा ऋण से धन की ओर हो गई, तो नीचे को तीर लगा दिया। विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण को, तो ऊपर को तीर लगाया, क्योंकि जेड अक्ष में ही की दिशा है वैद्युत क्षेत्र की। और द्विध्रुव किधर चलेगा, ऋण से धन की ओर, तो ये देखिए इधर को तीर लगा दिया। इसलिए जेड अक्ष की दिशा में विस्थापन पी जेड और जेड दिशा के अनुदिश है, तो विस्थापन पी जेड और जेड दिशा के अनुदिश है, तो ये पी जेड और जेड दिशा जो है इसी मतलब जेड अक्ष में ही ये हमारा द्विध्रुव चलेगा। तो अब विस्थापन कितना है, -10⁻⁻7 सेंटीमीटर। निगेटिव दिशा में है जेड अक्ष के, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया गया, पी जेड। ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि डाइपोल मोमेंट 10⁻⁻7 कूलाम मीटर निगेटिव जेड डायरेक्शन की ओर है, यानी ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र की ओर है, जो जेड दिशा में लग रहा है, तो इसलिए -10⁻⁻7 कूलाम मीटर हो गया द्विध्रुव का आघूर्ण। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र को धन जेड अक्ष की दिशा में इस प्रकार लगाया जाता है कि डेल्टा ई अपान डेल्टा जेड कितना है। अब देखिए क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र असमान है और प्रति मीटर में 10⁵5 न्यूटन पर कूलाम प्रति मीटर, ये देखिए लिख दिया, बढ़ रहा है, तो dE अपान dz लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र जो है विस्थापन के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है, तो dE अपान dz हमको कितना दिया है क्वेश्चन में, 10⁵5 न्यूटन पर कूलाम पर मीटर। F हमको निकालना है कि कितना द्विध्रुव पर बल लगेगा, और टाउ यानी द्विध्रुव आघूर्ण भी निकालना है। आघूर्ण का मतलब कितना ऐंठन होगी, घूमेगा, रस्सी को ऐसे ऐसे घुमा दिया जाए, ऐंठ दिया जाए, तो उसी तरह ऐंठन की तरह द्विध्रुव भी घूमेगा, तो इसलिए टाउ इक्वल टू ऐंठन लिखा है, वो भी निकालना। अब देखिए कितना आसानी से निकलेगा। तो अब देखिए एक असमान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल, एक असमान विद्युत क्षेत्र है, उस पर कितना बल लगेगा वो हमको निकालना। तब देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, अगर ये बात समझ में आ गई तो ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चूंकि F बराबर EE या QE होता है, तो EE लिखा या QE, तो यहाँ पर देखिए E को Q लिख दिया, और E हमारा प्रति मीटर चूंकि चेंज हो रहा है, तो dE अपान dz लिख दिया, इनटू ये हमारा जो विद्युत क्षेत्र है किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है, इसलिए dz लिख दिया, डेल्टा E अपान डेल्टा जेड इंटू dz हो गया। क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमारा जेड डायरेक्शन में है, तो जैसे हम एकांक सदिश लिखते थे तो वैसे ही dz लिख दिया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जेड एक्सिस में है। अब ये हमारा आ गया Q इंटू dz को इधर कर दिया, तो ये बचा डेल्टा E अपान डेल्टा जेड। अब Q इंटू dz, अभी हमने पढ़ा है ऊपर P इक्वल टू 2AQ, तो 2A क्या था, द्विध्रुव के जो आवेश रखे गए हैं उनके बीच की दूरी थी, तो उसी को यहाँ dz रख दिया, तो यही जो है P के बराबर हो गया। Q इंटू 2A कहें या Q इंटू dz कहें, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र प्रति मीटर बदल रहा है, तो D इंटू Q इंटू dz को यहाँ पर P लिख दिया है। अब यह उसी प्रकार से डेल्टा E अपान डेल्टा जेड हो गया। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र असमान है और एक्स वाई जेड की तीनों प्लेन में हो सकता है, तो तीनों के लिए लिखा है P इक्वल टू पी एक्स, एक्स एक्सिस में डी अपान डी जेड प्लस पी वाई डी अपान डी जेड डेल्टा डी अपान डेल्टा जेड प्लस पी जेड डेल्टा ई अपान डेल्टा जेड। तो एक्स और वाई प्लेन में तो विद्युत क्षेत्र है नहीं,
तो ये 0 0 हो जाएंगे, केवल जेड में है तो केवल जेड के लिए ये बचा है पी डेल्टा ई अपान डेल्टा जेड, या इसी को पी जेड लिख सकते हैं। अब देखिए लिखा है कि पी एक्स पी वाई इक्वल टू 0 और डी अपान डी एक्स या डेल्टा ई अपान डेल्टा वाई इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स वाई जेड में द्विध्रुव रखा नहीं गया है और एक्स वाई जेड में विद्युत क्षेत्र भी नहीं है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो यह बराबर पी जेड डेल्टा ई अपान डेल्टा जेड। अब पी जेड के वैल्यू हमको क्वेश्चन में अभी ऊपर दिए हैं, -10⁷ न्यूटन पर कूलम अभी हमने पढ़ा है, इनटू प्रति मीटर कितना विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, 10⁵5। तो ये बल है तो बल का मात्रक न्यूटन लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो आ गया -10⁻² न्यूटन, जो ऋण जेड अक्ष के अंदिश कार्य करता है। किधर काम करेगा, ऋण जेड अक्ष की अंदिश, क्योंकि द्विध्रुव पर बल किधर लगेगा, ऋण जेड अक्ष की अंदिश, तो उधर ही ये बल काम करेगा। अब देखिए चूंकि दोनों पी एवं ई क्रमशः ऋण जेड तथा धन जेड अक्षों की ओर कार्य करते हैं, तो पी जेड के बीच कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक धन की तरफ काम कर रहा है, एक ऋण की ओर, यानी एक दूसरे के विपरीत है, तो बीच का कोण 180 डिग्री हो जाएगा। अगर दोनों एक ही तरफ होते तो बीच का कोण कितना होता, 0 डिग्री। अब टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है, या टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, तो टाउ इक्वल टू पी साइन 180 डिग्री हो जाएगा। साइन 180 का मान 0 होता है, तो टाउ इक्वल टू पी इंटू 0, तो टाउ इक्वल टू 0। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, यानी वैद्युत द्विध्रुव हमारा घूमेगा नहीं, केवल बल की वजह से एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी ऋण जेड एक्सिस के अंदिश चलेगा, घूमेगा नहीं, क्योंकि उस पर बल लग रहा है ऋण जेड एक्सिस की तरफ, तो घूमेगा, लेकिन बल आघूर्ण नहीं लग रहा है। टाउ क्योंकि 0 है तो बल आघूर्ण 0 है, तो आघूर्ण 0 है तो मतलब घूर्णन नहीं करेगा, यानी घूमेगा नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, अतः यह बल ऋण जेड अक्ष की दिशा में 10⁻² न्यूटन है, अर्थात यह घटते विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है और ये जा रहा है माइनस से प्लस की ओर, तो कह रहा है यह बल ऋणात्मक जेड अक्ष की दिशा में है, 10⁻² है, अर्थात यह घटते विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, यह द्विध्रुव की घटती स्थितिज ऊर्जा की दिशा में है और बल आघूर्ण शून्य है। अब देखिए सब जो बातें लिखा है सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर प्लस है, इधर माइनस है, विद्युत बल रेखाएं इधर को जा रही हैं, तो विद्युत बल रेखाएं इधर को जा रही हैं और प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, हमसे क्वेश्चन में कहा है। तो अगर देखा जाए तो इधर विद्युत क्षेत्र घटता है, तो घटते विद्युत क्षेत्र की तरफ ये बल रेखाएं जा रही हैं, तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा भी इधर घटेगी। यह द्विध्रुव की घटती स्थितिज ऊर्जा की दिशा में है और बल आघूर्ण शून्य है। तो चाहे तो मान सकते हैं घटता तो विद्युत क्षेत्र है ही इधर, क्योंकि खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रति मीटर 10⁵5 न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इधर घटने वाला विद्युत क्षेत्र है। तो वही कह रहा है कि अर्थात यह घटते विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, यह द्विध्रुव की घटती स्थितिज ऊर्जा की दिशा में है और बल आघूर्ण शून्य। विद्युत क्षेत्र घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा भी घटेगी। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।